आज हम लोग देखेंगे कि प्लांट कल्चर जो है वो कितने टाइप का हो सकता है। तो शुरू करते हैं। देखिए, कभी भी प्लांट का कल्चर शुरू किया जाता है तो जाहिर सी बात है प्लांट के ही टुकड़े लिए जाते हैं और उन पीसेस को स्टेराइल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्लांट जो है जैसे इन्वायरमेंट में रहता है बहुत सारे माइक्रोब्स वगैरह अटैच रहते हैं, तो स्टेराइल करना पड़ता है उन पीसेस को। और वो स्टेराइल पीस जो होते हैं प्लांट्स के, उसको एक्स प्लांट कहा जाता है, क्योंकि प्लांट से रिमूव कर दिया गया है। और ये जो पीसेस होते हैं ये ऑर्गन्स के पीसेस हो सकते हैं, जैसे लीफ ले ली या रूट्स के टुकड़े ले लिए, या कोई स्पेसिफिक सेल टाइप भी हो सकती है, जैसे पॉलन या एंडोस्पर्मिक सेल ले लिया। तो ऑर्गन कल्चर, सेल कल्चर उसी के हिसाब से वो डिफाइन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला टाइप जो है उसको हम कहते हैं कैलस कल्चर। तो कैलस क्या है? कैलस एक अनऑर्गेनाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होता है। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि कैलस में जो सेल्स होती हैं उनके पास मेरिस्टेमेटिक एबिलिटी होती है, बाद में वो किसी भी टाइप की सेल्स में कन्वर्ट हो सकती हैं। इनफैक्ट दे आर टोटीपोटेंट विच कैन गिव राइज टू एंटायर प्लांट। तो ये कैलस कब फॉर्म होता है? ये तब फॉर्म होता है जब प्लांट सेल्स जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड वे में मल्टीप्लाई करती हों। इसका मतलब क्या हो गया? झुंड बनाना है सेल का, इसको कैंसरस सेल से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन कैंसरस सेल में दिक्कत ये होती है कि कोई रेगुलेशन नहीं होता है। यहाँ भी रेगुलेशन लॉस्ट हो रहा है, लेकिन किस लेवल पे हो रहा है कि जो सेल्स हैं वो डिवाइड तो कर रही हैं, हाँ किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को इनिशियली फॉर्म नहीं करती, लेकिन बाद में ये फॉर्म करेंगी, डिफरेंशिएट भी होंगी। कैंसर सेल के साथ ऐसा नहीं है, वो हर बार डिवाइड करती हैं और म्यूटेट करती हैं, फिर डिवाइड करती म्यूटेट करती हैं। इसमें ऐसे म्यूटेशन जैसा कोई इशू नहीं है। तो कैलस कल्चर में बेसिकली करते क्या हैं कि जो टिश्यूज़ या सेल्स होती हैं उनको अगर मीडियम पे कल्चर करते हैं और वो फिर फाइनली कैलस बना देती है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है प्लांट्स में, वो हम जानते ही हैं कि एनिमल सेल्स की जो ग्रोथ होती है, एनिमल की एज एन इंडिविजुअल ग्रोथ जो होती है वो सर्टेन टाइम पीरियड के बाद रुक जाती है, लेकिन प्लांट्स में तो ऐसा होता नहीं है। प्लांट तो इंडेफिनेटली ग्रो करते रहते हैं, जितना पुराना पेड़ होगा उतना लंबा होगा, उतना चौड़ा होगा। एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं है। तो इसलिए चूंकि ये इनहेरेंट कैपेबिलिटी है सेल्स की डिवाइड करने की, इसलिए उसको जब आइसोलेट कर दिया जाता है मेन प्लांट बॉडी से और फिर न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड किया जाता है तो वो फिर डिवाइड करते हैं वो। तो इसी तरह से कैलस का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है। कैरेट लिया हमने, कैरेट के पीसेस कर दिए, ठीक है। पीसेस करने के बाद इसको प्रॉपरली जो है वो रिंस किया वाटर में, फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन उसमें डाला। तो इससे क्या होता है, एक तो सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है वो पीएच को भी बैलेंस करता है, और साथ ही साथ ये एक तरीके का आप समझ सकते हैं डिसइंफेक्टेंट भी है सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये डिसइंफेक्टेंट यानी कि स्टेराइल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो दोनों काम ये कर देता है। उसके बाद फिर इसकी वॉशिंग करते हैं डबल डिस्टिल्ड वाटर से, और फिर पेट्री डिश में रख देते हैं जिसमें कैलस इनिशिएशन मीडियम जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। और फिर जो ये टुकड़ा है, जैसे एक पीस ये गाजर का है, तो इसमें अलग अलग इलाके, चूँकि गाजर अपने आप में ही एक प्लांट हम कह सकते हैं। गाजर वैसे स्टेम तो होता ही है पूरा, तो स्टेम के जो हिस्से हैं इसमें जाइलम की रेज जो हैं, कैम्बियम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी ही। इसके बाद जब मीडियम में रख दिया जाता है तो इस जो ये पीस है, या इसको हम अब एक्सप्लांट कहते हैं, इसको एगेरिफाइड न्यूट्रिएंट मीडियम में, अभी इनिशियली हमने क्या शुरुआत में किया था कि इसको लिक्विड मीडियम में रखा था और उसके बाद फिर जेल मीडियम यानी अगार वाले मीडियम में रखा जाता है और इसको इंक्यूबेट किया जाता है
25 डिग्री सेल्सियस पे 2 से 4 दिन, और जिसकी वजह से ये आप ऊपर देख सकते हैं थोड़ा ग्रीनिश अनऑर्गेनाइज मास जो है सेल का वो नज़र आ रहा है, जिसको हम कैलस कहते हैं। तो इट इज़ रादर सिंपल। इसमें एक टेक्निकलिटी सबसे ज़्यादा आती है कि ये वाला जो ये डिसइंफेक्टेंट वाला ये काम बहुत ही बारीकी से करना पड़ता है, क्योंकि ज़रा सा भी अगर कहीं कुछ छूट गया इन्फेक्टेंट तो पूरे के पूरे इस एक्सरसाइज को बर्बाद कर सकता है। इन्फेस्टेशन के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अब दो टर्म है कैलस से रिलेटेड, एक को हम कहते हैं प्राइमरी कैलस। तो प्राइमरी कैलस तब बनता है जब हम ओरिजिनल एक्सप्लांट का यूज़ करते हैं। तो ओरिजिनल एक्सप्लांट में अगर अनऑर्गेनाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ग्रो कर रही हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी कैलस। सेकेंडरी कैलस क्या होगा? प्राइमरी कैलस के ही पीसेस को इस्तेमाल कर लिया जाए दोबारा तो उसको हम सेकेंडरी कैलस कहेंगे। तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैलस ओरिजिनल लैब का जो पिक्चर है, तो इस तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड और अनडिफरेंशिएटेड मास सेल्स का दिख रहा है। कई कैलस हैं, ये सब अलग अलग कैलस हैं। ये भी एक डायग्राम है, इंडिविजुअल कैलस इस तरीके का नज़र आता है। उसके बाद जब उसमें इंक्यूबेशन थोड़े लंबे समय के लिए कर दिया जाता है तो उसमें छोटे छोटे प्लांटलेट्स जो है वो ग्रो करने लगते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ी ग्रोथ और ज़्यादा हो गई डी में, फिर यहाँ पे ठीक ठाक ग्रोथ हो गई। ये मीडियम को दिखाया गया जिस मीडियम में ग्रो करता है कैलस। एक और सिमिलर फिगर ये है, यहाँ भी कैलस का फॉर्मेशन हो रहा है। ये इंडिविजुअल कैलस है, इसमें से एक्सप्लांट्स निकल रहे हैं। ये देखिए, ये मीडियम में से ग्रोथ हमको साफ साफ नज़र आ रही है। और फाइनली इसको फिर लैब टू लैंड ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब गमले में लगा दिया गया, अब ये ग्रो करेगा। तो ये था कैलस कल्चर। अच्छा, अब देखते हैं कि ये जो कैलस, जो हमने ये सारी स्टेजेस दिखाई आपको कि कैलस, फिर उसके बाद प्लांटलेट, उसके बाद प्लांटलेट से फिर उसको लैंड में लगाया जाएगा। इसमें कितने स्टेजेस होती हैं, यानी कि क्या ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन का पैटर्न होता है, ये आप देख लें। तो जैसे अनऑर्गेनाइज प्लांट कैलस है अगर, तो उसमें 3 स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की। कौन कौन सी? सबसे पहली स्टेज जो होती है वो होती है कि सेल डिवीजन इंड्यूस हो, जाहिर सी बात है। दूसरी जो स्टेज आती है, पहला तो इंडक्शन हो गया, उसके बाद एक्टिव सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, यानी शुरुआत होगी, उसके बाद वो चीज़ प्रोपगेट करेगी। और इस कंडीशन में जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं वो स्पेशलाइज्ड फीचर्स को लूज कर देती हैं, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड और अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल तैयार करना है, तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है सेकेंड स्टेज में। फिर तीसरा स्टेज जो आता है जिसमें सेल डिवीजन जो है वो धीमा हो जाता है या रुक जाता है पूरी तरीके से कैलस के ही अंदर, और उसके बाद जो है सेल्यूलर डिफरेंशिएशन शुरू होता है और प्लांटलेट्स जो है वो ग्रो करना शुरू करते हैं। तो सेल डिवीजन इंड्यूस हुआ, उसके बाद सेल डिवीजन तेज़ी से एक्टिवेट हुआ, और इस दौरान जो है वो डिफरेंशिएशन ख़त्म हो गया, और फिर सेल डिवीजन जब रुकेगा या धीरे होगा तब वापस से डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 स्टेज, डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब है प्लांटलेट ग्रो करेगा। अब कैलस जो है, कैलस का फॉर्मेशन अलग अलग सोर्स से हो सकता है। अगर केवल रूट के पार्ट्स इस्तेमाल हो रहे हों या शूट के पार्ट्स इस्तेमाल हो रहे हों कैलस को बनाने के लिए, या रूट इंडक्शन करना हो या हमको शूट इंडक्शन करना हो स्पेशली, तो उसके लिए ये इन हार्मोन्स का, इन फाइटो हार्मोन्स का रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो हाई है तो रूट का फॉर्मेशन होगा कैलस से पहले। अगर ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो लो हो, या इसका ऑपोजिट कर दें, साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो हाई हो, तो शूट फॉर्म होगी कैलस से। तो ये सवाल जो है वो बी सेक्शन में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो कि कौन सा हार्मोन ज़्यादा रखने पे केवल रूट बनेगा, कौन सा हार्मोन ज़्यादा रखने पे केवल शूट बनेगा। तो ऑक्सिन अगर ज़्यादा होगा तो केवल रूट, साइटोकाइनिन अगर ज़्यादा होगा तो केवल शूट। और अगर इन दोनों का इंटरमीडिएट लेवल रख दिया जाए तो
फिर क्या होगा, कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड कैलस ग्रोथ होगी। इसका मतलब कि कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पहले नहीं बन पाएगा। इसीलिए हम जो डिज़ायरेबल होता है कि पहले रूट ग्रो कराना है या शूट ग्रो कराना है, उस हिसाब से हम इन दोनों का रेशियो रखते हैं। एंड दैट डिपेंड्स कि किस टाइप के ऑर्गन का हम कल्चर कर रहे हैं। रूट से ही कैलस बना के और फिर रूट का ग्रोथ करा रहे हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं। मूली, रेडिश क्या होता है, रूट है कि क्या है? रूट है। हाँ, गाजर भी तो रूट ही है ना। हाँ रूट है। हाँ, हमने स्टेम बोल दिया था, खैर रूट ही है। तो इसी तरीके से आलू आलू का कराना है तो आलू स्टेम हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम रेशियो वहाँ पे हार्मोन्स का रख रख सकते हैं। देन वी हैव दिस सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर जिसको कहते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट का हम पहले भी देख चुके हैं, क्या है ये, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट, यानी कि इसमें सेल वॉल नहीं होनी चाहिए। अब ये जो प्रोटोप्लास्ट है इसको फिर से इंड्यूस कर किया जा सकता है ताकि सेल वॉल फिर से बन जाए, और उसके बाद ये प्रोटोप्लास्ट डिवाइड भी करेगा अगर इसको सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा जाए। प्रोटोप्लास्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं ये देख लेते हैं। कई तरीके हैं प्रोटोप्लास्ट तैयार करने के। सबसे पहला, मैकेनिकल कटिंग या ब्रेकिंग द सेल वॉल, सेल वॉल को मैकेनिकली रिमूव किया जाए। दूसरा है डाइजेस्टिंग द सेल वॉल विद एंजाइम्स, एंजाइम्स का इस्तेमाल करें सेल वॉल डाइजेस्ट करने के लिए। तो एंजाइम का जब इस्तेमाल करते हैं तो इसमें दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड है और दूसरा सीक्वेंशियल मेथड। डायरेक्ट मेथड एक स्टेप का है, सीक्वेंशियल टू स्टेप का, जाहिर सी बात है सीक्वेंस आएगा। तो डायरेक्ट मेथड में दो एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है। खैर इन्हीं दोनों एंजाइम्स का यहाँ भी इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन डायरेक्ट मेथड में इन दोनों एंजाइम्स का इस्तेमाल एक साथ कर लिया जाता है। जैसे कि कौन से, सेल्यूलेजेस हो गए और पेक्टिनेजेस हो गए, तो ये एक साथ यूज़ कर लिए जाते हैं, यूज साइमल्टेनियसली। अब अगर डायरेक्टली टिश्यूज से हमको प्रोटोप्लास्ट चाहिए तब हम इस डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सेल्यूलेज क्या करेगा, सेल वॉल को डाइजेस्ट करेगा सेलुलोज की, और पेक्टिनेज क्या करेगा, जो मिडिल लैमिला है सेल वॉल के बीच में। मिडिल लैमिला की लोकेशन मालूम है ना, कहाँ होती है? तो सेल वॉल्स के दो सेल्स के बीच में। हाँ, दो सेल्स के बीच में मिडिल लैमिला प्रेजेंट होता है। तो एक सेल अगर ये हो गई, दूसरी सेल अगर ये हो गई, से दिस इज सेल वन, दिस इज सेल टू, तो इसके बीच में ये पूरा इलाका जो है, दिस विल बी मिडिल लैमिला। तो इसको भी डाइजेस्ट करना ज़रूरी है ताकि ये सेल्स जो है आइसोलेट हो सकें, और जब ये डाइजेस्ट हो जाएगा उसके बाद ये सेल वॉल डाइजेस्ट हो जाएगी सेल्यूलेज से। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड। अब बात करते हैं सीक्वेंशियल मेथड की। तो सीक्वेंशियल मेथड में करते क्या हैं कि पहले ही सेल को आइसोलेट कर लिया। यहाँ क्या, टिश्यू पे डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं इन दोनों एंजाइम्स को। यहाँ सीक्वेंशियल मेथड में सेल्स को पहले आइसोलेट कर लिया, कैलस से ही आइसोलेट कर लीजिए या टिश्यू से आइसोलेट कर लीजिए पेक्टिनेज का यूज़ करके, क्योंकि मिडिल लैमेला जब डिसॉल्व करेंगे तो ये सेल्स अलग अलग हो जाएंगी। तो पहले पेक्टिनेज का, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सिक्वेंशियल मेथड में पेक्टिनेज का इस्तेमाल पहले करना है, उसके बाद सेल्यूलेज का इस्तेमाल करना है ताकि सेल वॉल डिसॉल्व हो जाए, हमको प्रोटोप्लास्ट मिल जाए, और उसके बाद वो सस्पेंशन के फॉर्म में वो सेल्स या प्रोटोप्लास्ट जो है वो आइसोलेटेड स्टेट में पड़ी रहेंगी। तीसरा जो तरीका होता है वो इन दोनों तरीकों जो ऊपर हमने बताया इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। मैकेनिकल तरीका और एंजाइमेटिक तरीका दोनों एक साथ इस्तेमाल कर लें तो ये भी किया जाता है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करने के लिए। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का इम्पोर्टेंस क्या है तो वो आपको समझना है, याद भी रखना है। ऑस्मोटिक बिहेवियर अगर समझना है कि ऑस्मोटिक बिहेवियर, क्योंकि सेल वॉल जो होती है ना वो ऑस्मोटिक चेंजेस से रेजिस्ट करती है, तो उसमें उतना अच्छा स्टडी नहीं हो पाता है ऑस्मोसिस का, क्योंकि जनरली ऑस्मोसिस की स्टडी करने के लिए एनिमल सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसमें सेल वॉल होती नहीं है। अगर प्लांट्स में करना है हमको तो फिर प्रोटोप्लास्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंडोल एसिटिक एसिड के एक्शन का स्टडी करना, इसका मतलब ये हो गया कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर में अगर हम इस हार्मोन का मात्रा ज़्यादा डाल रहे हैं तो कितनी जल्दी कितना इफेक्टिव रिस्पॉन्स आ रहा है। और जाहिर सी बात है इंडोल एसिटिक एसिड इज एन ऑक्सिन, तो अगर इसका
इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो रूट इनिशिएशन पहले करेगा। स्टडी ऑफ प्लाज्मा लेमा, जाहिर सी बात है सेल वॉल हटेगी तभी प्लाज्मा लेमा हम पढ़ उसकी स्टडी कर पाएंगे। सेल वॉल फॉर्मेशन, तो मतलब ये अभी जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि प्रोटोप्लास्ट को इंड्यूस किया जा सकता है फिर से सेल वॉल फॉर्म करने के लिए जब वो सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम में रखी हो। तो वो जो दोबारा से सेल वॉल फॉर्म हो रही है उस प्रोसेस की अगर स्टडी करनी हो तो ये अच्छा तरीका है। ऑर्गेनेल आइसोलेशन, जाहिर सी बात है अंदर से ऑर्गेनेल निकालना है, सेल वॉल हटानी पड़ेगी। स्टडी ऑफ मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस इज समवट रिलेटेड टू दिस स्टडी ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन। भाई सेल वॉल जब बनती है किसी सेल की तभी उसकी मॉर्फोलॉजी इस्टेब्लिश होती है, तो वो स्टडी हम कर सकते हैं। वायरस अपटेक एंड रेप्लिकेशन, जनरली प्लांट सेल्स पे जो वायरसेस काम करते हैं वो एनिमल्स पे नहीं करते, क्योंकि वो तो हमको मालूम है वायरसेस जो है वो स्पेसिफिक होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। तो अगर हमको दूसरे वायरसेस का अपटेक कराना है प्लांट सेल में तो जाहिर सी बात है उसकी सेल वॉल हटानी पड़ेगी तभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उसका संपर्क हो पाएगा। तो इस केस में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देन द स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब सेल वॉल नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है लाइट एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जीन ट्रांसफ़र के लिए भी हमको अगर प्रोटोप्लास्ट मिलेगा तो आसानी से जीन जो है वो अंदर की जा सकती है। होस्ट सेल को तैयार करना या कॉम्पिटेंट बनाना टू अपटेक द जीन फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, ये रिलेटिवली ईजी हो जाएगा सेल वॉल की एब्सेंस में। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर के। अब इसमें देखिए करते क्या है, देखिए प्लांट लिया और उसकी जिस भी पार्ट से हमको प्रोटोप्लास्ट कल्चर जो है डेवलप करना है तो पहले इरेडिएट किया उसको गामा रेस से। गामा रेस से इरेडिएट करने के बाद प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने के लिए हम एंजाइम से ट्रीट करेंगे, ठीक, फिर उसको प्यूरिफाई करेंगे। गामा रे से इरेडिएट करेंगे तो जाहिर सी बात है इस प्रोटोप्लास्ट में क्या होगा, म्यूटेशन तो हो ही जाएगा क्योंकि डीएनए डैमेज होगा, वो चाहे यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज कोई सा भी कर रहे हैं, रेडिएशन हाई एनर्जी अगर डाल रहे हैं तो म्यूटेशन होगा। देन वी हैव दिस म्यूटेटेड प्रोटोप्लास्ट और फिर प्रोटोप्लास्ट, अब यहाँ पे ये तो स्टेप यहाँ पे बताया नहीं गया लेकिन हम बता दे रहे हैं, सॉल्ट रेजिस्टेंट सिलेक्शन। मतलब अगर हम प्रोटोप्लास्ट कल्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसा प्लांट बनाने के लिए जो सॉल्ट यानी हाई सॉल्ट वाले सॉइल में भी ग्रो करे, यानी सॉल्ट रेजिस्टेंट हो, तो उसमें उस पर्टिकुलर के लिए सिलेक्शन करेंगे। मीडियम में अलग अलग मीडियम तैयार करेंगे, अलग अलग टोनिसिटी का, अलग अलग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट का, उस हिसाब से जो सरवाइव करेगा उसमें वो जाहिर सी बात है उसी का फिर फाइनल कल्चर होगा। और उसके बाद फिर कैलस तैयार होगा, शूट का फॉर्मेशन, और फाइनली हमको सॉल्ट रेजिस्टेंट प्लांट मिलेगा। तो ये तो स्टेप हो गया, कोई स्पेसिफिक ट्रेट हमको अगर ऑब्टेन करना है यूजिंग प्रोटोप्लास्ट कल्चर। अब ये जो गामा इरेडिएशन किया था हमने और म्यूटेशन हुआ तो ये रैंडम म्यूटेशन हो सकता है, तो इसलिए बहुत सारे म्यूटेंट्स बनाए जाते हैं और साइमल्टेनियसली, और हर एक म्यूटेंट को फिर इस तरीके से जांचा जाता है कि क्या किसी में सॉल्ट रेजिस्टेंस आया कि नहीं आया। तो ये एक थोड़ी कम्बरसम प्रोसेस है लेकिन हाँ ये काम लगातार चलता रहता है, इसीलिए नई नई ब्रीड्स और वैरायटीज़ जो है वो आती रहती हैं। देन वी हैव सेल सस्पेंशन कल्चर, नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू कल्चर। इसमें फ़ायदा ये है सेल सस्पेंशन कल्चर में कि इसकी ग्रोथ रेट जो है बहुत तेज़ी से होती है एज़ कम्पेयर टू कैलस कल्चर, क्योंकि कैलस कल्चर में लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स जो है वो मीडियम के संपर्क में होती हैं। सेल सस्पेंशन कल्चर में हर एक सेल जो है वो चारों तरफ से मीडियम से घिरी होती है, इसलिए मीडियम का इन्फ्लक्स जो है वो सेल के अंदर रिलेटिवली ईजिली हो जाता है। अब दो तरीके हैं सेल सस्पेंशन कल्चर के। सस्पेंशन कल्चर का मतलब क्या, लिक्विड सॉल्यूशन जो रहता है, सस्पेंशन इसीलिए कह रहे हैं उसको, जबकि अगार वाले में सेमी सॉलिड होता है। तो दो तरीकों से किया जा सकता है सेल सस्पेंशन कल्चर, बैच कल्चर और कंटिन्यूअस कल्चर। बैच कल्चर में क्या करते हैं कि एक फिक्स्ड वॉल्यूम ले लेते हैं मीडियम का और उसी फिक्स्ड वॉल्यूम में सेल्स को, ये क्या, नर्चर्ड, सेल्स आर नर्चर्ड, मतलब नरिशमेंट उनको उसी फिक्स वॉल्यूम ऑफ मीडियम से मिलता है
और जाहिर सी बात है, चूंकि वॉल्यूम फिक्स है मीडियम का, तो कुछ समय के बाद ग्रोथ बंद हो जाएगी, क्योंकि मीडियम जो है वो उसमें से न्यूट्रिएंट एग्जॉस्ट हो चुके होंगे। कंटिन्यूअस कल्चर में क्या होता है कि सेल की ग्रोथ जो है वो लगातार मेंटेन की जाती है बाय कंटिन्यूअस रिप्लेनिशमेंट ऑफ स्टेराइल न्यूट्रिएंट मीडिया। यानी इसमें पता नहीं इसको, अच्छा इसका डायग्राम देना चाहिए था, खैर इसमें कॉन्टिन्यूस कल्चर में इस तरीके का सेटअप तैयार करते हैं। ये मान लीजिए ये ऊपर से ऐसे कैप लगा है, इधर से मीडियम जो है वो लगातार आ रहा है मीडियम, और नीचे से ये मीडियम जो है वो लगातार निकल रहा है आफ्टर सर्टेन इंटरवल। तो ये इनलेट हो गया और ये हो गया आउटलेट। तो चूंकि मीडियम की सप्लाई लगातार बनी हुई है इसके अंदर, इसलिए अच्छा इस आउटलेट के साथ ही साथ जो सेल्यूलर प्रोडक्ट्स कह लें या जो सेल्स हैं वो भी बाहर निकलती रहती हैं, और पुरानी सेल्स इसमें फिर से नए मीडियम के साथ डिवाइड करती रहती हैं। तो सेल की तादाद जो है वो बढ़ती रहती है। तो ये हो गया कॉन्टिन्यूस कल्चर। बैच कल्चर में क्या करेंगे, बस ऐसे इस तरीके का बंद डब्बा बना दिया, जिसमें सिर्फ इनलेट तो ऊपर से ही कर देंगे, आउटलेट एक रख देंगे कि फाइनली खाली करना हो जब इस टैंक को आफ्टर स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफिक ड्यूरेशन। तो इसमें क्या करते हैं, ये रे डायग्राम एक है, प्लांट ऑर्गन या टिश्यू को सेलेक्ट कर लिया हमने, उसको रिंस किया, धुला अच्छे से, स्टेरिलाइज कर लिया एक्सप्लांट को, किसी भी तरीके का सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद कट किया एक्सप्लांट को और उसको सॉलिड मीडियम पे रख दिया। सॉलिड मीडियम पे रखने के 2 से 6 हफ्तों के बाद कैलस फॉर्म हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब इस कैलस को फिर से चॉप और कट किया जाएगा और फिर इसको लिक्विड मीडियम में डाला जाएगा। लिक्विड मीडियम में 1 से 2 हफ्ते जब रहेंगे इस कैलस के पार्ट्स, और लगातार उस मीडियम को शेक किया जाता है, एक शेकर के ऊपर जो है उसको रख दिया जाता है और वो हिलाता रहता है। मतलब पूरे जैसे ये सेटअप, डायग्राम इसका शेयर करना था, इस तरीके का सेटअप होता है और इसमें लिक्विड मीडियम भरा रहता है और सेल्स जो हैं वो सेल्स मौजूद रहती हैं। ये सेल्स हो गई मान लीजिए, और ये जो है ये रखा जाता है एक शेकर पे। ये शेकर जो है वो रोटेट करता रहता है इस तरीके से, पूरा मतलब वाइब्रेट करता रहता है। तो ये पूरा मीडियम ही वाइब्रेट करता रहता है। तो इससे क्या होता है कि जो अभी तो यहाँ चॉप और कट किया था, जो इंडिविजुअल सेल्स होती हैं फिर इस शेकिंग की वजह से अलग अलग हो जाती हैं, तो आइसोलेट मतलब सेपरेट हो जाती हैं। तो इस तरीके से वो मीडियम तैयार हो जाता है, सस्पेंशन कल्चर। फिर है ऑर्गन कल्चर। ऑर्गन कल्चर में क्या है कि एक स्पेसिफिक या ऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ जो है वो लगातार उसको मेंटेन किया जा सकता है, कॉन्टिन्यूसली मेंटेन किया जा सकता है। तो इसमें क्या करते हैं, डेफिनेट स्ट्रक्चर्स को आइसोलेट करते हैं जिसका हमको चाहिए कल्चर। एसेप्टिक आइसोलेशन, एसेप्टिक, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, प्लांट टिश्यू कल्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ध्यान रखने वाली चीज़ कोई है तो वो है कि स्टेरिलाइज्ड हो एक्सप्लांट, क्योंकि बहुत चांसेस होते हैं, कई बार एक्सपेरिमेंट हम लोगों के भी ख़राब हो चुके हैं। एक एक महीना वेट करो, 3 4 4 हफ्ते, और उसके बाद पता चलता है फंगस ग्रो हो गया कहीं, तो कहीं बैक्टीरियल कॉलोनी। तो एसेप्टिक कंडीशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो अब डेफिनेट स्ट्रक्चर्स को आइसोलेट कर लिया, तो लीफ प्राइमोर्डिया अगर हमको करना है, या इमेच्योर फ्लावर्स या इमेच्योर फ्रूट्स, और इनकी ग्रोथ जो है वो इन विट्रो हमको करानी है। यही मकसद होता है ऑर्गन कल्चर का। अब 2 तरीके हैं, 2 तरीकों से ऑर्गन कल्चर कराया जा सकता है, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। दैट डिपेंड्स अपॉन सोर्स, कि किस सोर्स का हम ऑर्गन कल्चर करा रहे हैं, उसके हिसाब से ही ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया ऑर्गन कल्चर। डिटर्मिनेट कल्चर में क्या है, डिटर्मिनेट यानी निश्चित, यानी कि डिफाइंड साइज और शेप वाले स्ट्रक्चर्स का अगर कल्चर करा रहे हैं हम, तो वो डिटर्मिनेट ऑर्गन कल्चर हो जाएगा। जैसे लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इन सब का साइज तो लिमिटेड होता है,
पत्ती जो है नीम की पत्ती आपको मालूम है कितनी बड़ी होगी, या आम की पत्ती या पीपल की पत्ती। सिमिलरली फ्लावर का भी साइज़ मालूम है, फ्रूट्स का भी साइज़ मालूम है। अंगूर अंगूर के ही बराबर होगा, कद्दू के बराबर तो हो नहीं जाएगा। तो इस तरीके से डिफाइंड साइज़ और शेप जब होगा तो डिटर्मिनेट ऑर्गन कल्चर। अगर अनलिमिटेड ग्रोथ की पोटेंशियल है किसी स्ट्रक्चर में और उसका कल्चर करा रहे हैं तो दैट कम्स अंडर इनडिटर्मिनेट ऑर्गन कल्चर। जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम्स रूट्स का हो गया, या नॉन फ्लावरिंग शूट्स, ये टर्म थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। नॉन फ्लावरिंग शूट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस शूट में फ्लावरिंग हो जाएगी उसके बाद वो शूट वहीं पे रुक जाएगा, फिर तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो रूट्स और नॉन फ्लावरिंग शूट्स जो होते हैं इनकी अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स का, ऑर्गन्स का जब कल्चर कराते हैं तो इनडिटर्मिनेट ऑर्गन कल्चर कहलाता है। फिर अगला टाइप है हमारे पास मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर एज द नेम सजेस्ट्स कि यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी उनका कल्चर करेंगे हम। मेरिस्टेमेटिक सेल्स की खासियत क्या होती है कि इनके पास हमेशा पावर ऑफ डिवीजन बनी रहती है, भले ही एम्ब्रायोजेनेसिस कब की कंप्लीट हो चुकी हो। जनरली हम जानते हैं एम्ब्रियोनिक सेल्स के पास की पावर होती है, लेकिन ये ऐसी सेल्स होती हैं जो एम्ब्रियोनिक स्टेज को क्रॉस करने के बाद भी डिवाइड करती रहती हैं। अब मेरिस्टेम कल्चर को समझने से पहले आपको मेरिस्टेम्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ एक आइडिया दे देते हैं। मेरिस्टेम्स जो है अगर लोकेशन के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाए तो प्लांट्स में 3 जगह पाए जाते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम्स। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है एपिकल मेरिस्टेम को, जिसको शूट एपिकल मेरिस्टेम कह रहे हैं, ये यहाँ पे लोकेटेड होता है। और इसके बाद जो लेटरल मेरिस्टेम है, या जिसको हम ये कह रहे हैं कैम्बियम का जो स्ट्रक्चर बेसिकली बनाता है, वो लेटरल मेरिस्टेम में इन्वॉल्व होता है। और बीच बीच में साइड में ये जो इंटरनोड्स वाले इलाके हैं ये बनाता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये स्पेसिफिक जो इलाके हैं यहाँ पे हमेशा ग्रोथ होती रहती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। ये इनका क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे सिमिलर देख सकते हैं। ये जो इसमें ये रेड और येलो और ये सब कलर, ये एक्चुअली में ये ओरिजिनल डायग्राम है, स्टेन डायग्राम है। इसमें रेड येलो तो बाद में कलर कर दिया गया है, लेकिन ये जो ब्लूइश आपको दिख रहा है ये स्टेन किया हुआ रियल माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है। तो अगर हाँ, अब एपिकल मेरिस्टेम का ही कल्चर जो है मोस्टली किया जाता है। तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे पाए जाते हैं? रूट पे या शूट के टिप्स, रूट टिप पे या शूट के टिप्स पे। तो ये वाला शूट एपिकल मेरिस्टेम है, रूट वाला इसमें दिखाया नहीं गया है। एपिकल मेरिस्टेम का मेन काम क्या होता है? मेजर रोल प्लांट लेंथ को बढ़ाना, यही इसका मेन काम होता है। तो एपिकल मेरिस्टेम का जब कल्चर करते हैं और उसमें भी पर्टिकुलरली शूट एपिकल मेरिस्टेम का, तो ये बात ध्यान रखनी है, उसी को हम मेरिस्टेम कल्चर कहते हैं। शूट एपिकल मेरिस्टेम का कल्चर इज मेरिस्टेम कल्चर। अच्छा, एक फिनोमेना होता है, यहीं पे अब याद आया है तो बता दें आपको, एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस जो है ये कौन सा हार्मोन शो करता है, अगर कोई बताना चाहे प्लांट्स में? फाइटो हार्मोन्स नहीं याद आ रहा है। तो एपिकल डोमिनेंस जो है वो ऑक्सिन शो करता है। बेसिकली इसमें होता क्या है एपिकल डोमिनेंस में, क्योंकि शूट एपिकल मेरिस्टेम में ऑक्सिन की सिंथेसिस जो है वो ज़्यादा होती है, और जब ये नीचे की तरफ मूव करता है ऑक्सिन, तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम की ग्रोथ को ये लिमिट करता है कि ऐसा ना हो कि प्लांट जो है वो ऊपर तेज़ी से बढ़ने के बजाय किनारे से तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाए। तो इस चीज़ को इनहिबिट करना, तो ये दैट इज़ कॉल्ड कि एपेक्स ही हमेशा डोमिनेट करे। दिस फैसिलिटी और दिस कंडीशन इज़ प्रोवाइडेड बाय ऑक्सिन। तो ऑक्सिन ऊपर से सिक्रीट होगा, ऊपर से सिक्रीट होगा, नीचे आएगा तो नीचे वाले जो नोड्स हैं, इंटर नोड्स जिसको हम कह रहे हैं, नोड्स कह रहे हैं बेसिकली, इंटर नोड तो उनके बीच का वो हो गया, उनको ग्रो करने से रोकेगा। अच्छा, अब क्या फ़ायदे हैं मेरिस्टेम कल्चर के, तो देख लेते हैं ज़रा। एक तो
क्लोनल प्रोपेगेशन जो है वो विद मैक्सिमल जेनेटिक स्टेबिलिटी। मेरिस्टेम कल्चर करने से फ़ायदा यही होता है कि अभी डिफरेंशिएशन का बहुत झंझट तो होता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा जीन्स अभी जो है वो एक्टिव नहीं रहती हैं, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन होगा तब ये स्पेसिफिक जीन्स जो है वो एक्टिवेट होना शुरू होंगी। तो इस वजह से इस स्टेज पे जेनेटिक स्टेबिलिटी जो है रिलेटिवली हाई होती है। दूसरा ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट्स। यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरिस्टेम कल्चर का यही मेन इस्तेमाल ही है, वायरस फ्री प्लांट्स का प्रोडक्शन करना। अब वायरस फ्री प्लांट क्यों मेरिस्टेम कल्चर में बनते हैं, या वायरस ऐसा क्या होता है कि वायरस जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को अफेक्ट नहीं कर पाता है? तो देखिए, ये तो हमने इसका एस्टेरिक का एक्सप्लेनेशन लिख दिया कि जो वायरस इन्फेक्टेड प्लांट भी अगर होगा, सपोज करिए किसी प्लांट में वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, उस केस में भी एपिकल मेरिस्टेम जो है या तो लगभग या पूरी तरीके से वायरस फ्री होता है इन्फेक्टेड प्लांट में भी। इसके क्या कारण हैं? तो कारण जान लीजिए। वायरसेस जो होते हैं वो वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू ही मूव करते हैं प्लांट के अंदर, और ये वैस्कुलर सिस्टम जो है वो मेरिस्टेम में एब्सेंट होता है। तो जब वैस्कुलर सिस्टम ही नहीं है तो प्लांट वहाँ तक वायरस वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। दूसरा, हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहाँ पे होती है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स में। जाहिर सी बात है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, तो ये अपने ही में इतना उलझे रहते हैं कि इनकी मशीनरी फ्रीली अवेलेबल होती ही नहीं है वायरस मल्टीप्लिकेशन के लिए। सारे एंजाइम, सारे प्रोटीन, सारे ऑर्गेनेल्स जो है वो अपने ही में लगे हुए हैं, तो वायरस को कुछ फ्री कच्चा माल मिलता ही नहीं है कि अपने लिए इस्तेमाल करे। तो इस वजह से भी फ्री होते हैं वायरस से ये। और इनमें वायरस इनएक्टिवेटिंग सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। जनरली सभी प्लांट्स में नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ प्लांट्स में, यानी इफ़ प्रेजेंट, तो इस वायरस इनएक्टिवेटिंग सिस्टम की एक्टिविटी जो है वो मेरिस्टेम्स में ज़्यादा होती है बनिस्बत प्लांट्स के बाकी पार्ट में। और हाई एंडोजिनस ऑक्सिन लेवल, जो अभी हमने आपको बताया, जिसकी वजह से एपिकल डोमिनेंस का फिनोमेना होता है, हाई एंडोजिनस ऑक्सिन लेवल शूट एपिक्स में होता है, जो बहुत प्रूफ तो नहीं किया गया है, लेकिन स्टडीज़ ऐसी सामने आई हैं जिसकी वजह से वायरस मल्टीप्लिकेशन जो है वो इनहिबिट होता है। तो ये 4 कारण थे, और जिसकी वजह से मेरिस्टेम्स जो होते हैं या मेरिस्टेम कल्चर से हम वायरस फ्री प्लांट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। देन वी हैव दिस नेक्स्ट टाइप, एम्ब्रियो कल्चर। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, यहाँ पे क्या है कि एम्ब्रियो का कल्चर करना है। अब वो एम्ब्रियो इमेच्योर हो सकता है या मैच्योर जाइगोटिक एम्ब्रियो हो सकता है। उसको एसेप्टिक न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो कराएंगे और वायबल प्लांट को ऑब्टेन करेंगे। 2 तरीके से इसको परफॉर्म किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन कैसा है एम्ब्रियो। तो इमेच्योर कल्चर एम्ब्रियो कल्चर और मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर। तो कौन सा हमने आइसोलेट किया उसके हिसाब से ये दोनों टाइप्स हो गए। अब एक टर्म आता है एम्ब्रियो रेस्क्यू, एम्ब्रियो को बचाइए। एम्ब्रियो रेस्क्यू में क्या होता है? ये एक इन विट्रो टेक्निक है, और इससे क्या होता है, जनरली जो इमेच्योर या वीक एम्ब्रियो होते हैं उनकी वाइबिलिटी बढ़ाने के लिए या उनके डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए इन टेक्निक्स का, एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे प्लांट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक जहाँ पे एम्ब्रियो एबॉर्शन हो जाता है। क्यों? ड्यू टू फेल्योर ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है, एंडोस्पर्म एक ऐसा टिश्यू होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अगर एंडोस्पर्म ही नहीं रहेगा तो एम्ब्रियो एबॉर्ट कर जाएगा। तो उस केस में एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है उस एम्ब्रियो को एबॉर्ट होने से बचाने के लिए। तो इसमें करते क्या है, बहुत सिंपल सा है कि आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम ऐसा तैयार करते हैं जो एंडोस्पर्म के सब्स्टिट्यूट की तरह काम करे। जैसे एंडोस्पर्म में बेसिकली होता क्या है,
विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कुछ फाइटो हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन जो है वो बहुतायत में पाया जाता है। जैसे कोकोनट वाटर है, क्या है वो? लिक्विड एंडोस्पर्म है। उसमें जो जो चीज़ें आप खोज लीजिएगा नेट पे कि क्या फ़ायदा है नारियल पानी पीने का, तो उसमें बता देंगे सब, ये चीज़ें मिलती हैं। वही चीज़ें जो है वो चाहिए। भाई ये ऐसा न्यूट्रिएंट है एंडोस्पर्म जो पूरे के पूरे एम्ब्रियो को सब कुछ प्रोवाइड कर दे रहा है, जो चाहिए ले जाओ। तो अगर हम भी नारियल पानी पियेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा लगभग। तो कोकोनट वाटर का भी यूज़ करते हैं इन दिस आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम। ठीक। तो अब इस टेक्निक का और किस लिए इस्तेमाल करते हैं? तो वो एम्ब्रियो रेस्क्यू वाला हमने जो बताया, जहाँ पे एम्ब्रियो अबॉर्ट हो जा रहा है उस लिए। इसके अलावा ऐसी प्रोजेनी को भी ऑब्टेन करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जो इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस की हेल्प से वो प्रोजेनी तैयार हुई हो। क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर सेम इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कुछ स्पीशीज में अगर कराते हैं तो उस केस में वाइबल सीड्स जो है वो नहीं बनती हैं। जहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन का ही नियम लागू हो रहा है, तो वहाँ पे अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन या विद इन स्पीशीज कराएंगे तो उस कंडीशन में वाइबल सीड्स नहीं हो पाती हैं। ऐसे केस में भी एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एम्ब्रियो रेस्क्यू जो है वो 3 तरीके का हो सकता है। एम्ब्रियो कल्चर को भी एम्ब्रियो रेस्क्यू कहते हैं, ओव्यूल कल्चर को भी, और ओवरी कल्चर। इन तीनों को एम्ब्रियो रेस्क्यू कहते हैं। लेकिन इसमें भी ये जो एम्ब्रियो कल्चर वाला है टाइप, यही मेनली कहलाता है एम्ब्रियो रेस्क्यू। इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं एम्ब्रियो कल्चर के। तो वो तो हो गया, देखिए, एम्ब्रियो अबॉर्शन को ओवरकम करना ड्यू टू इनकॉम्पेटिबिलिटी बैरियर्स। इनकॉम्पेटिबिलिटी बैरियर्स का मतलब ये हो गया कि अगर अलग स्पीशीज का पॉलन हो और दूसरे स्पीशीज का ओव्यूल हो, एग हो, तो उस कंडीशन में भी जो इनकॉम्पेटिबिलिटी इस्टेब्लिश हो जाती है उसको भी काफ़ी हद तक इससे रिमूव किया जा सकता है। दूसरा, सीड डॉर्मेंसी को ओवरकम करने के लिए, और सेल्फ स्टेरिलिटी जो है सीड्स की, इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की जो हमने बात की थी उसकी वजह से अगर स्टेराइल हो रही है, सीड वाइबल नहीं है, तो उस कंडीशन में भी। और एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे हम डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन में, यानी कि इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है, इंटर जेनेरिक भी हो सकता है, दो अलग अलग जीनस में, जहाँ पे क्या दिक्कत हो कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पुअर हो। ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और तीसरा मतलब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसका है शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीडिंग साइकिल। अगर हम सप्लीमेंट दे दे रहे हैं बाहर से तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ ग्रोथ भी बढ़ जाएगा। नेचुरल जो रेट ऑफ ग्रोथ होगी उससे कम टाइम में ही ग्रोथ हो जाएगी, तो ब्रीडिंग साइकिल ओवरऑल छोटी हो जाएगी, जल्दी हमको प्लांट्स या प्रोडक्ट्स जो है वो मिल जाएंगे। तो करते कैसे हैं, डायग्रामेटिकली समझें। इमेच्योर सीड्स को सेलेक्ट करते हैं, ठीक, उसको स्टेरिलाइज किया। अब ये जो हमारे पास है स्टेरिलाइज्ड सीड्स आ गई। इन स्टेरिलाइज्ड सीड्स की जो ग्लूम्स हैं या जो आउटर कवरिंग एग्जाइन वगैरह उसको रिमूव कर दिया, और उसके बाद ये एम्ब्रियो जो हमको मिला, प्रॉपर एम्ब्रियो, इस एम्ब्रियो को मीडियम पे रख दिया निकाल के। यहाँ से ये देखिए, ये इतना, ये वाला पोर्शन जो है ये एम्ब्रियो का है, इसको सीड के अंदर से ये निकाला, ये दिख रहा है वाइट वाइट, इसको अब यहाँ मीडियम पे रख दिया। और इसके बाद एम्ब्रियो जो है वो सीडलिंग में ग्रो कर जाएगा ओवरनाइट, रात भर में ही ग्रो कर जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट इसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। अब ये कहीं कवर्ड ओवर्ड नहीं है सीड के अंदर, न्यूट्रिएंट में ही बैठा हुआ है। और इस सीडलिंग से फिर प्लांटलेट मिलता है लगभग 1 हफ्ते के बाद। प्लांटलेट्स जो हैं अब सॉइल में ट्रांसपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 हफ्ते बाद सीडलिंग्स जो है सॉइल में इस तरीके से नज़र आ रहे हैं। तो ये एक जनरल प्रोसीजर।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हैप्लॉइड कल्चर। हैप्लॉइड नाम से ही समझ में आ रहा है कि हैप्लॉइड टिश्यू का कल्चर करेंगे तो हैप्लॉइड कल्चर कहलाएगा। तो इससे बनेगा क्या, जो प्लांट्स बनेंगे वो हैप्लॉइड ही होंगे। ये हैप्लॉइड प्लांट्स कहाँ से डिराइव होते हैं? ये डिराइव होते हैं गैमेटोफिटिक टिश्यूज से। गैमेटोफाइटिक टिश्यूज जो होते हैं वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, जैसे कि पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर से ही पॉलन ग्रेन बनता है, इसको मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। एम्ब्रियो सैक या मेगास्पोर जिसको कहते हैं, ये फीमेल गैमेटोफाइट होता है। ये सब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं। तो हैप्लॉइड कल्चर कैसे हो सकता है, या हैप्लॉइड प्लांट्स का फॉर्मेशन कैसे और कब हो सकता है? अगर नॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट में किसी तरह की बाधा उत्पन्न हो जाए, इंटरप्शन हो जाए। वो नेचुरल इंटरप्शन भी हो सकता है या इंड्यूस्ड इंटरप्शन, हमने या लैब में इंड्यूस किया गया हो। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर है या मेगास्पोर है, जो कि ऑलरेडी एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये सीधे माइटोटिक डिवीजन में चले जाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्यूज नहीं होंगे, खुद ही डिवाइड करना शुरू कर देंगे माइटोसिस से। और इसकी वजह से फाइनली जो प्लांट हमको मिलता है वो हैप्लॉइड ही होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं। तो ये जो हैप्लॉइड प्लांट्स होते हैं ये दो प्रोसेस से ऑब्टेन हो सकते हैं, एंड्रोजेनेसिस से और गाइनोजेनेसिस से। अगर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जो है वो मेल है तो एंड्रोजेनेसिस होगी, मतलब हैप्लॉइड प्लांट जो है वो मेल होगा। गाइनोजेनेसिस से वो फीमेल हो जाएगा। दो एग्जांपल हैं इसके हमारे पास, एक एंथर कल्चर जिसको हम एंड्रोजेनेसिस कहते हैं, और दूसरा ओव्यूल कल्चर जिसको गाइनोजेनेसिस कहते हैं, उसको भी अभी देखेंगे। एंड्रोजेनेसिस सबसे पहले परफॉर्म किया था, या एंथर कल्चर, गुहा एंड महेश्वरी ने। तो इन्होंने सबसे पहले ये काम किया धतूरा इनॉक्सिया में सबसे पहले। तो इसमें किया क्या इन लोगों ने, सिंपल सी टेक्निक है लेकिन इसको करना, इनिशिएट करना ज़्यादा सिंपल नहीं है, सोचना मुश्किल होता है। एंथर्स को डेवलप कराया इन्होंने कहाँ से, अनओपन्ड फ्लोरल बड से। फ्लावर अभी ओपन नहीं हुआ था और उसी में इन्होंने एंथर को डेवलप कराया। कैसे? सीधे इस फ्लोरल बड को न्यूट्रिएंट मीडियम पे कल्चर करा दिया। अब उस फ्लोरल बड के अंदर जो माइक्रोस्पोर्स थे, फ्लोरल बड के अंदर एंथर्स, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर्स, वो कैलस टिश्यू में, या जिसको एम्ब्रियोइड कहते हैं, इसमें डेवलप हो गए। अब ये कैलस टिश्यू जो होता है यही फाइनली हैप्लॉइड प्लांट को पैदा करेगा, जिसको हम एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड कहेंगे, क्योंकि सोर्स क्या था, मेल गैमेटोफाइट। अब जो एंड्रोजेनेसिस की प्रोसेस है ये भी दो तरीके से हो सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस में क्या करते हैं, पहली बात तो ये जाइगोटिक एम्ब्रायोजेनेसिस के बिल्कुल सिमिलर होती है, यानी नॉर्मल जो एम्ब्रोजेनेसिस होती कि फर्टिलाइजेशन होता, फिर जाइगोट बनता और फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता, उसके बिल्कुल सिमिलर होती। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे अब क्या आ गया कि नाइदर अ सस्पेंसर नॉर एन एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। अब इसके लिए प्लांट का डेवलपमेंट चाहिए, डायग्राम हमको ऐड कर देना चाहिए था। चलो, सस्पेंसर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सस्पेंसर की जो है वो सेल्स होती हैं इस तरीके से, और ये ऊपर ऐसे एम्ब्रियो होता है, क्वाड्रेंट स्टेज में ये एम्ब्रियो होता है, यानी कि जाइगोट बना, जाइगोट के बाद डिवीज़न हुआ 2 सेल, फिर डिवीज़न हुआ तो 4 सेल्स बन गई, ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट एम्ब्रियो। उसके नीचे ये जो पूंछ टाइप का दिख रहा है ना, ये सारी की सारी ये क्या कहलाती हैं, दे आर सस्पेंसर। ठीक, सस्पेंसर्स क्या करती हैं, इसको पुश करती हैं, इस पूरे एम्ब्रियो को, स्प्रिंग टाइप का दिख रहा है ये, पुश करती हैं। इसके ऊपर ये टिश्यू होता है कौन सा, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के अंदर जो है एम्ब्रियो को पुश करती हैं ताकि और अंदर जाओ और जो भी न्यूट्रिशन वहाँ से एंडोस्पर्म से मिल रहा है उसको ले लो। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट एंथर कल्चर में सस्पेंसर भी नहीं है और एंडोस्पर्म भी नहीं है। तो भाई जब एंडोस्पर्म है ही नहीं तो सस्पेंसर क्यों पुश करेगा उसको, तो ज़रूरत ही नहीं है। तो अब ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं।
ग्लोब्यूलर स्टेज जो अचीव होती है, ग्लोब्यूलर स्टेज यही लगभग स्टेज है जो क्वाड्रेंट एम्ब्रियो आपको गोल गोल दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ग्लोब्यूलर स्टेज। तो इस स्टेज में जो एम्ब्रियोज होते हैं, मोस्ट केसेस में जो एम्ब्रियोज होते हैं वो एग्जाइन से बाहर निकल आते हैं, दे आर रिलीज फ्रॉम एग्जाइन। एग्जाइन इंटाइन ये क्या होता है, ये बेसिकली सीड कोट की कवरिंग होती है, बाहर वाली एग्जाइन अंदर वाली इंटाइन। और ये इंटेगुमेंट से, इंटरनल और एक्सटर्नल इंटेगुमेंट से तैयार होती हैं ओव्यूल के। अभी ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने आगे शेयर किया है तो बता देंगे वहाँ पे। तो ग्लोबुलर स्टेज का जो एम्ब्रियो है वो एग्जाइन से बाहर निकल गया, और 4 से 8 हफ्तों में जो कॉटिलिडॉन्स होते हैं वो अनफोल्ड हो जाते हैं। जो कॉटिलिडॉन अनफोल्ड होंगे तो छोटा सा प्लांटलेट उस एंथर से या उस मेल गेमेटोफाइट से बाहर निकल आएगा प्लांटलेट के फॉर्म में। तो ये हो गया डायरेक्ट वाला तरीका। अब इनडायरेक्ट वाले में देख लेते हैं। इनडायरेक्ट वाले तरीके में भी जो अर्ली सेल डिविजन्स होते हैं वो जाइगोटिक एम्ब्रोजेनेसिस के ही जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। लेकिन ग्लोब्यूलर स्टेज अचीव होने के बाद इरेगुलर और एसिंक्रोनस डिविजन्स स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से कैलस बनने लगता है। यहाँ तो सब कुछ डायरेक्ट वाले में सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा था, लेकिन इनडायरेक्ट वाले में ग्लोबुलर स्टेज के बाद अनऑर्गेनाइज्ड होता है मामला और फिर कैलस फॉर्म होता है। अब ये जो कैलस है, इट मस्ट अंडरगो ऑर्गेनोजेनेसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड प्लांट्स। तो वो हम जान ही रहे हैं, कैलस से ही तो प्लांटलेट का फॉर्मेशन होता था। तो अब ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, अलग अलग ऑर्गन्स, रूट्स बन जाएंगे, शूट्स बन जाएंगे, तो फिर प्लांट भी बन जाएगा। तो डिफरेंस क्या आया यहाँ पे कि यहाँ सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है, इनडायरेक्ट में कैलस के थ्रू फॉर्मेशन हो रहा है। तो एम्ब्रायोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस दो तरीके हैं। डायरेक्ट वाले में एम्ब्रायोजेनेसिस हो रही है और इनडायरेक्ट वाले में ऑर्गेनोजेनेसिस। हैप्लॉइड कल्चर में एंथर कल्चर का क्या एप्लीकेशन है, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स, ये तो मालूम ही है। साथ ही साथ होमोजाइगस डिप्लॉयड प्लांट्स के भी फॉर्मेशन के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। वो सेल फ्यूजन इंड्यूस करके, सेम टाइप की सेल्स हैं और उसमें वो पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल करके अगर सेल को फ्यूज़ कर देंगे तो होमोजाइगस डिप्लॉयड तैयार हो जाएगा। एक काम वो कर सकते हैं। दूसरा तरीका कॉल्चिसिन का एप्लीकेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम डबलिंग जो है वो भी इंड्यूस हो सकती है। तो इससे क्या होता है, ब्रीडिंग साइकिल जो है वो कम हो जाती है, एक ही स्टेप में सारा काम हो गया। तीसरा एप्लीकेशन क्या है, गैमीटोक्लोनल वेरिएशंस, इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है। गैमीटोक्लोनल वेरिएशन, इसी से मिलता जुलता एक और टर्म होता है सोमा क्लोनल वेरिएशन। सोमा क्लोनल वेरिएशन जो होता है वो बेसिकली ऐसा वेरिएशन होता है जहां हम एक ही कल्चर मीडियम में जो सेल्स मौजूद हैं उनमें जो वेरिएशन इंड्यूस हो जाते हैं। किस वजह से, ड्यू टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कुछ भी हो सकता है वो जिस मीडियम में हो, उस मीडियम में कोई स्पेसिफिक केमिकल हो, या फिर टेम्परेचर या पीएच, कुछ भी हो सकता है एनवायरनमेंट या रेडिएशन। इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो वेरिएशंस कल्चर सेल्स में इंड्यूस होते हैं, दे आर नोन एज सोमा क्लोनल वेरिएशन। तो यहाँ चूंकि गैमीट्स का ही कल्चर हम कर रहे हैं, हैप्लॉइड मेल गैमेटोफाइट क्या गैमीट, मेल गैमीट ही तो है, उसका कर रहे हैं, तो इसको गैमेटोक्लोनल वेरिएशन कह दिया। तो इस तरीके से वेरिएंट्स तैयार किए जा सकते हैं। अब देखिए सिंपल सा ये डायग्राम है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लांट है, फ्लावर, फ्लावर में से ये निकाला, ये क्या लग रहा है, कुछ एंथर टाइप का लग रहा है, चलो लिख देते हैं। इसको फिर क्या किया, मीडियम पे रख दिया, एंथर्स कल्चर्ड ऑन न्यूट्रिएंट मीडियम। इसके बाद यहाँ से इस एंथर में से ये छोटा सा एम्ब्रियोइड निकल आया, इस एम्ब्रियोइड से प्लांटलेट। ठीक, एम्ब्रायोजेनेसिस यानी कि डायरेक्ट वाला तरीका है। या दूसरा तरीका क्या है कि इस एंथर से कैलस फॉर्म हो जाए और उसकी वजह से प्लांट यहाँ पे बन जाए। तो ये वाला जो तरीका है ये कौन सा है, डायरेक्ट वाला तरीका है, और ये वाला इनडायरेक्ट।
अब आते हैं ओव्यूल कल्चर पे। तो ओव्यूल कल्चर को क्या कहते हैं? गाइनोजेनेसिस। एंथर कल्चर को एंड्रोजेनेसिस। ओव्यूल बेसिकली क्या होता है? इट इज अ मेगास्पोरेंजियम कवर्ड बाय इंटेगुमेंट। अभी नीचे ओव्यूल का डायग्राम हम शेयर कर रहे हैं। तो ये जो गाइनोजेनेसिस या ओव्यूल कल्चर होता है, इसमें क्या होता है कि हैप्लॉइड प्लांट्स या हैप्लॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। कहाँ से? अनफर्टिलाइज्ड सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट इन ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है उसमें जो अनफर्टिलाइज्ड सेल्स हैं वो अगर प्लांट्स बनाने लगें तो उसको हम ओव्यूल कल्चर कहते हैं। अब सीधे पहले डायग्राम देख लेते हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा। ये है एक मेगास्पोरेंजियम। अब इसमें, या ओव्यूल इसको हम कहें, ये देखिए इसमें ये अंदर ये छोटा सा ये दिख रहा है एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक जो है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट स्टेज में होता है एंजियोस्पर्म्स में, जहाँ पे ये 3 जो है ऊपर की तरफ एंटीपोडल सेल्स दिख रही हैं, बीच में ये सेकेंडरी न्यूक्लियस या डेफिनेटिव न्यूक्लियस जिसको कह रहे हैं, और नीचे की तरफ सिनर्जिड्स, 2 सिनर्जिड्स और 1 एग सेल। तो टोटल 7 सेल हो गई और 8 न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लियाई होते हैं, तो 3 3 6 और बीच में 2 न्यूक्लियाई 8। लेकिन सेल्स ये चूंकि एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हैं तो सेल एक कम होगी, 7 होगी। तो ये हो गया एम्ब्रियो सैक। और इसमें जितनी भी सेल्स होती हैं, अगर इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस वाली को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी हैप्लॉइड हैं। और ये भी शुरू में हैप्लॉइड रहती है। शुरू में मतलब हैप्लॉइड कह रहे हैं, दोनों न्यूक्लियाई अलग अलग रहते हैं, बाद में जाके कहीं फ्यूज़ करते हैं जब मेल गैमीट यहाँ तक पहुँचता है। और ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है यही कन्वर्ट होता है किसमें? एंडोस्पर्म में। तो डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूज़न जो कहते हैं ना, वो इसी के रिस्पेक्ट में, ट्रिपल फ्यूज़न स्पेशली। तो ये पूरा ओव्यूल है, पूरा ये ओव्यूल के इंटेगुमेंट्स हैं। ये इनर इंटेगुमेंट दिख रहा है और ये वाला आउटर इंटेगुमेंट है, और अंदर एम्ब्रियो सैक है। तो एम्ब्रियो सैक की सेल्स ही जब कल्चर की जाती हैं तो ओव्यूल कल्चर, हाँ, ओव्यूल कल्चर हमको मिलता है, गाइनोजेनेसिस जिसको कहते हैं। अब 2 तरीके हैं इसके भी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या है कि जो एग सेल या सिनर्जिड्स या एंटीपोडल सेल्स हैं, ये सब कहाँ हैं? सब ये एम्ब्रियो सैक के अंदर है, आप देख लीजिएगा। तो इन सेल्स टाइप्स को, एग सेल, सिनर्जिड्स या एंटीपोडल सेल्स का ऑर्गेनाइज्ड सेल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से प्रो एम्ब्रियो तैयार होते हैं, और ये प्रो एम्ब्रियो डेवलप करके प्रॉपर एम्ब्रियो बना लेते हैं। जितनी भी सेल होंगी वो सारी की सारी बना सकती हैं एम्ब्रियो, तो कई सारे एम्ब्रियो मिल जाएंगे। इनडायरेक्ट में क्या होगा? फिर वही कैलस का फॉर्मेशन होगा। कहाँ से? एग सेल से, सिनर्जिड से, या पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई मतलब यही सेकेंडरी न्यूक्लियस की बात हो रही है, या एंटीपोडल सेल्स भी, या प्रो एम्ब्रियो जो इस स्टेज में बना ये भी कैलस का फॉर्मेशन बाद में हो सकता है कर दे, तो उस केस में वो इनडायरेक्ट अप्रोच हो जाएगी। तो अब ये जो प्लांट्स रीजनरेट होंगे कैलस से, वो हैप्लॉइड भी हो सकते हैं, डिप्लॉइड भी हो सकते हैं, मिक्सोप्लॉइड भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? अब हमने आपको अभी बताया था कि ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये क्या है? 2 न्यूक्लियाई इसमें है, तो अगर यहाँ ये कैलस बनाने में हेल्प कर दिया, पार्टिसिपेट कर दिया, तो डिप्लॉइड प्लांट बन जाएगा। एंटीपोडल्स वगैरह अगर करेंगे तो प्लांट कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। मिक्सोप्लॉइड का मतलब क्या हो गया कि कैलस जो फॉर्म हो रहा है वो 2 तरीके की सेल से अगर फॉर्म हो रहा हो, मान लीजिए कि उसमें सेकेंडरी न्यूक्लियस वाली सेल्स भी हों और एंटीपोडल सेल्स भी हों, तो मिक्सोप्लॉइड, यानी कि कुछ सेल्स उसकी जो है वो डिप्लॉइड होंगी, कुछ सेल्स हैप्लॉइड होंगी। तो तीनों कंडीशन यहाँ पे पाई जा सकती है। अब ओव्यूल कल्चर या गाइनोजेनेसिस जो है वो रिलेटिवली कम एफिशिएंट होता है एज कंपेयर टू एंड्रोजेनेसिस। क्यों? क्योंकि हैप्लॉइड सेल्स की संख्या यहाँ पे कम होती है, लेस नंबर। कितनी हैप्लॉइड सेल्स मिल रहे हैं? टिपिकल हैप्लॉइड सेल्स की अगर हम बात करें तो 3 ऊपर 3 नीचे 6 ही सेल्स मिल रही हैं हैप्लॉइड। एंथर बहुत ज़्यादा संख्या में, कभी भी मेल गैमीट्स बहुत ज़्यादा संख्या में प्रोड्यूस होते हैं, तो इसीलिए एंड्रोजेनेसिस ज़्यादा एफिशिएंट होता है।
ज़्यादा सेल्स मिलेंगी तो जाहिर सी बात है कल्चर करना आसान रहेगा, और ज़्यादा फिर हमको रिजल्टेंट सेल्स भी मिलेंगी। फिर भी गायनोजेनेसिस किया जाता है परफॉर्म, और एलियम सटाइवम में मतलब प्याज वगैरह में हो जाता है गायनोजेनेसिस सक्सेसफुल। साइंटिस्ट थे सैन नोयम, इन्होंने सक्सेसफुल ओव्यूल कल्चर को रिपोर्ट किया था बार्ले प्लांट में। एप्लीकेशंस क्या हैं? तो वही चीज़, हैप्लॉइड प्लांट का प्रोडक्शन, रिकवरी ऑफ हाइब्रिड एम्ब्रियोज, ओवरकमिंग एम्ब्रियो अबॉर्शन एट वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट ड्यू टू इनकॉम्पेटिबिलिटी बैरियर्स, जो हमने एंथर वाले में देखा था, और अचीवमेंट ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो जब हमारे पास ऑलरेडी कल्चर मीडियम में प्रिपेयर्ड रहेंगे कल्चर सेल्स, तो हम फर्टिलाइजेशन आसानी से करा सकते हैं। ये देखिए एक ओव्यूल है, इसके ये सिंगल ओव्यूल है इनलार्ज्ड, ये बहुत सारे ओव्यूल्स हैं यहाँ पे पेट्री डिश पे। इसके बाद फिर कल्चर जब इसका किया गया, वेट किया गया, तो धीरे धीरे इसमें छोटे से प्लांटलेट्स निकल गए। डी में ये प्लांटलेट बड़ा नज़र आ रहा है। तो आज के लिए इसको इतना रखते हैं। कुछ थोड़ी सी चीज़ें बच गई हैं प्लांट और एनिमल टिश्यू कल्चर में, जो कि हम लोग कल फिनिश कर देंगे।